हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग ना एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की। बहुत हेल्पफुल होती है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। तो हमने ना 3 चैप्टर कंप्लीट करा है। तो आप लोगों ने चैप्टर अगर नहीं देखा होगा वीडियो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और ये चैप्टर ये बुक हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ये बुक कंप्लीट करने के बाद हम दूसरे बुक पर आएंगे, ठीक है। हम 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी। अभी भी तो अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठीक इम्प्रूव लग रही है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और हमारे साथ आप भी पढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ। आज भारत की चुनौतियों में निर्धनता, गरीबी, भारत के विकास तथा आधारिक संरचना का निर्माण प्रमुख है। हम 100 करोड़ लोगों की शक्ति से संपन्न राष्ट्र है। मतलब यहाँ पर जनसंख्या इतनी है तो हम लोग संपन्न हैं। तो वो लोग हम लोग कैसे मानव पूंजी बना सकते हैं। और मतलब अभी जो हमारे पास चुनौतियाँ है वो है निर्धनता, गरीबी, ग्रामीण भारत का विकास, आधारिक संरचना का निर्माण। और ये बता रहा है इसमें से हम लोग संपन्न है मानव पूंजी में। तो हम कैसे इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं मानव पूंजी का। तो इनमें न शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने पर मानव पूंजी का निर्माण होता है। जो अनपढ़ रहेगा और पढ़ा लिखा होता है उसमें तो फ़र्क होता है ना। तो पढ़ा लिखा जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका हर समाज में वो योगदान देगा, देश के लिए योगदान देगा, वो अपने लिए अच्छा करेगा। तो मानव पूंजी निर्माण हुआ। मतलब आदमी से उसका पूंजी का मतलब लाभ कमाना, उससे कुछ लाभ हो रहा है। तो कैसे लाभ होगा, तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना होगा। हमें रोजगार के स्वरूप की समझने और देश में अधिक रोजगार के अवसर सृजन करने की ज़रूरत है। हम विकास के निहितार्थों को भी अपने पर्यावरण तथा धारणीय विकास के मांग के संदर्भ में देखेंगे। हम विकास भी करेंगे तो पर्यावरण के साथ करेंगे, धारणीय विकास करेंगे और सतत विकास करेंगे। इन मुद्दों को सुलझाने के क्रम में सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक आकलन किए जाने की ज़रूरत है, जिस पर इस इकाई में अलग से चर्चा की गई है। इस चैप्टर का है निर्धनता। तो हमारी चुनौतियाँ आज बहुत गंभीर, मतलब बहुत अपने जड़ पसारे हुआ है निर्धनता हमारे देश में। तो उसको कैसे, निर्धनता क्या है, वो क्यों होती है, कौन निर्धन है, उसका मतलब फिर उसका समाधान क्या हो सकता है। कोई भी चीज़ होता है तो उसका तो समाधान निकलता है ना। तो निर्धनता तो है भाई है, लेकिन है तो फिर उसे उबरे कैसे। तो ये बुक हमें बताएगा सो उससे हम कैसे निकल सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद निर्धनता के विभिन्न लक्षणों को जान सकेंगे, निर्धनता की अवधारणा के विभिन्न पक्षों को समझ सकेंगे और निर्धनता मापन के तरीकों को आलोचनात्मक समीक्षा कर सकेंगे। निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रम को समझकर उनकी समीक्षा कर सकेंगे। कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धर और दयनीय हो। ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है आपको पता है? ये इकोनॉमिस्ट है, मतलब इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। हाँ, कम मत समझिएगा। ये इकोनॉमिक्स के फादर है जिन्होंने जन्म दिया है इकोनॉमिक्स को। तो कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिनका अधिकांश सदस्य निर्धन है और दयनीय हो। ये इन्होंने अपना कथन कहा है। प्रस्तावना। पिछले अध्यायों में आपने 7 दशकों से भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों तथा विभिन्न विकास सूचकों पर अनेक उनके प्रभावों का अध्ययन किया है। हम लोगों ने पिछले 7 दशकों तक देखा सरकार की पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो किस तरह नीतियाँ बना रही थी सरकार, और उन कैसे मतलब उनकी नीतियों में कुछ गड़बड़ी थी जिसके कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गई तो 1991 में। तो हमारे पास 15 दिन के लिए आयात के लिए पेट्रोलियम थी, और बहुत भारी संकट से उस समय हम लोग गुजर रहे थे। तो उस समय सरकार को नई आर्थिक नीति लानी पड़ी। एलपीजी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। हम लोगों ने पिछले अध्याय में चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वीडियोज़ या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के लिए जो लक्ष्य रखा गया था उसमें
निर्धनता निवारण एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया था और सबका मतलब अंत्योदय उन्होंने रखा गया है। साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा का अंग बना सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराने का ध्येय लेकर ही हमारे सारे विकास कार्यक्रम की रचना की गई। जितनी भी योजनाएं कार्यक्रम बनाया गया वो हमारी विकास की योजनाओं को देख कर ही बनाया गया। संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला स्वतंत्रता तो एकमात्र एक कदम मात्र है, अभी तो हमें बहुत सारी जश्न मनानी बाकी है, जैसे निर्धनता निवारण, असमानता और अज्ञानता, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव। किंतु आज हम मतलब उन्होंने तो कहा ऐसा, लेकिन अभी हम लोग 75 साल इस साल मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग अभी तक किस पैगाम पे खड़े हैं और कहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो हम लोग ये समझ पाएंगे। आज विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। जो विश्व में जितने निर्धन होते हैं ना, उनकी 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5वां हिस्सा लोग निर्धन केवल भारत में रहते हैं। और यहाँ की 30 करोड़ जनसंख्या जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकता और रोटी कपड़ा मकान भी नहीं जुटा पाते। निर्धनता के स्थान तथा समय समय पर अलग अलग स्वरूप है। निर्धनता का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, से पैमाना बना दिए इसी को निर्धन कहा जाएगा। वो समय समय पर स्थान पर जगह जगह पर बदलता रहता है, तो उनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की जाती है। यह एक ऐसी होती है निर्धनता जिससे हर कोई बचना चाहता है। कोई नहीं चाहता है सब निर्धन हो, सब कोई चाहता है हम निर्धन से कैसे निकले, तो ऐसी स्थिति होती है। निर्धनता निर्धन तथा धनी दोनों के लिए विश्व को बदलने का आह्वान है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके, सिर छुपाने के लिए बेहतर जगह मिल सके, चिकित्सा एवं शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो सके और हिंसा से उनकी रक्षा हो, उनकी भी आवाज़ सुनी जा सके। समाज के वर्गों में सब कोई को ऐसा मतलब न्यूनतम हर चीज़ उपलब्ध होना चाहिए। और यह जानने के लिए निर्धनता कम करने में कौन सी नीतियाँ सफल हो सकती है और कौन सी नहीं, समय अनुसार किन बातों में बदलाव आ सकते हैं, हमें निर्धनता को परिभाषित करना तथा उनका मापन, अध्ययन, अनुभव की भी करना होगा। निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं, अतः उनके सूचकों के माध्यम से उनका अवलोकन करना होगा। कहीं आय और उपभोग के स्तर, कहीं सामाजिक सूचकों के जोखिम के प्रति संवेदनशीलता के सूचकों, तो कहीं सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुँच या उनमें भागीदारी पर विचार करना होगा। निर्धन कौन है? अभी तुम देखिए, निर्धनता मुख्य चुनौती है, उससे कैसे तो फिर है निर्धन है कौन? तो आपने देखा होगा प्रायः शहरों क्षेत्रों गाँवों में शहरों के कुछ लोग धनी हैं तो कुछ निर्धन होते हैं। और एक अनुसूया की कहानी दी गई है, उसमें एक जो रहती है, दोनों फ्रेंड रहती है, एक धनी रहती है, गरीब रहती है। धनी रहती है, उसका शिक्षा स्वास्थ्य हर चीज़ में ध्यान दिया जाता है, तो उनका जॉब लग जाती है और अच्छे से जीवन यापन करती है। और एक जो दूसरी फ्रेंड रहती है, उसका वो गरीब रहती है, तो उसका जल्दी शादी किया जाता है, उसका जीवन कष्टमय हो जाती है। प्राय रेहड़ी वाले गली में काम करने वाले मोची मलाई गुथने वाली महिलाएं जो होती है, वो शहरों क्षेत्रों में या गाँवों में निर्धन होती है। और निर्धन लोगों की परिसंपत्तियाँ बहुत कम होती है, उनके घर भी नहीं होते हैं, घास फूस के घर होते हैं, कई लोग तो भूमिहीन भी होते हैं, बेघर भी होते हैं। और भूमि भी नहीं होती, किसी के पास भूमि भी होती है तो वो भी बंजर होती है। कोई आदमी तो 2 टाइम का भोजन तक नहीं जुटा पाता, भूखमरी मतलब मेन समस्या हो जाती है। और साक्षरता मतलब मेन, निर्धन के पास पैसा नहीं रहेगा तो खाने के लिए सोचेगा या पढ़ने के लिए, तो पहला मुद्दा तो खाने के लिए होता है। तो खाना ही नहीं मिलेगा तो शिक्षा पर कैसे निवेश करेगा, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर कैसे निवेश कर पाएगा। तो और अत्यंत आर्थिक रूप से बहुत गंभीर समस्या से जूझते हैं वो लोग। तो निर्धन श्रमिकों को रोजगार भी निश्चित नहीं होते। समाज के निर्धन वर्गों में कुपोषण बहुत गंभीर समस्या होता है। अस्वस्थता, अपंगता तथा गंभीर बीमारियां, उनके शारीरिक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझते हैं गरीब आदमी निर्धन जो होते हैं। और वो वैसे साहूकार से फिर ऋण लेने के लिए विवश हो जाते हैं, कोई अवसर ही नहीं बचता है, तो क्या करे। तो साहूकार भी ऋण देते हैं तो ऊंची दरों पर ऋण देते हैं, और वो भी सरकार जो नीतियाँ अपनाई, अगर बोलेंगे पैसा बढ़ाने के लिए
वेज बढ़ाइए, तो वो बोल नहीं पाते क्योंकि एहसानों तले दबे होते हैं। वो तो एक मोटी रकम की ब्याज भी लेते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि हम आप पे एहसान किए हुए हैं। ऐसा होता है, कभी गांव में जाकर देखिएगा, ऐसा होता ही है अगर नहीं पता हो तो। और उनका शोषण होता रहता है। निर्धन व्यक्ति को बिजली भी नहीं उपलब्ध होती। खाना पकाने के लिए उपलों का लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले तक निर्धन लोग खाना सुबह बनाकर और निकल जाते थे लकड़ी लेने के लिए। तो अभी तो सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर मिली है, तो कुछ राहत मिली है। और पुरुष स्त्री में असमानता दिखाई देती है। शिक्षा सुविधाओं भी उपलब्ध नहीं होता है और परिवार में उनकी भागीदारी में भी असमानता दिखाई देती है पुरुष और महिला में। मातृत्व काल में भी मतलब अच्छे से देखभाल नहीं हो पाता है। जल्द ही मतलब माँ जो होती है वो उन काम करने लगती है, तो जिसके कारण बच्चे और माँ पर भी बहुत सारी बीमारियां होने लगती है और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। फिर कुपोषण, फिर अशिक्षा, फिर बेरोजगार, क्या क्या मतलब संकट का सामना करना पड़ता है। अर्थशास्त्री निर्धनों की पहचान उनकी आय तथा व्यवसाय से करते हैं। जो अर्थशास्त्री होते हैं उन निर्धनों की पहचान आय और व्यवसाय से करते हैं। ग्रामीण निर्धन प्रायः भूमिहीन कृषक श्रमिक होते हैं या फिर वो बहुत ही छोटे जोतों के स्वामी होते हैं। ऐसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं। मतलब गांव में जो होते हैं वो भूमिहीन कृषक होते हैं, नहीं तो जो छोटे जोत के स्वामी होते हैं, जो गैर कृषि कार्य में लगे होते हैं और किसी और के ज़मीन पर आसानी काश्तकार की भांति खेती करते हैं। और शहर में वो होते हैं जो गांव में रोज़गार नहीं मिला। गांव में रोज़गार के अवसर तो होती नहीं है, सिर्फ कृषि मेन मतलब होता है, थोड़ी मोड़ी रोज़गार होती है। तो अगर उनको नहीं मिला तो गांव से पलायन करके शहरों में आते हैं। तो शहरों में जो निर्धन होते हैं वो गाँव से ही आए हुए लोग होते हैं, कोई बाहर से टपका हुआ नहीं आया होता है। जो देखते हैं गली मोहल्ले में फेरी वाले बेचने वाले रहते हैं, स्टेशन पर देखते होंगे, वैसे लोग वो स्वनियोजित सड़कों के किनारे गलियों में घूम घूम कर बेचते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि पूरे देश की निर्धनता को मिटा सके, कुछ कर सके, कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसा करे जिससे कि कारण समाज की कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिनको मूलभूत आवश्यकताओं अच्छा तरह जीवन यापन ना हो सके, है ना। सबको एकदम मेन मुख्य धारा में लाना है। इसीलिए आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, ओके। निर्धनता की पहचान कैसे होती है, अब हम देखेंगे निर्धनता की पहचान कैसे होती है। तो समझ गए निर्धन कौन है, निर्धनता में क्या क्या सही मुसीबतें आती है, फिर हम पहचानेंगे कैसे कौन है आखिर निर्धन। तो यदि निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो निर्धनता के कारणों का उन्मूलन करने के लिए व्यवहारिक और धारणीय कुछ नीतियाँ बनानी होगी। हम अभी बोले हैं ना, ऐसी नीतियाँ बनानी होगी। तो कुछ नीतियाँ बनानी होगी। निर्धन जन समुदाय उनकी दारुण दशा से उबारने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनानी होंगी। किंतु इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्धनों की पहचान करने योग्य होगा। इसके लिए निर्धनता और उनके कारकों को मापने के उपयुक्त स्केल बनाना होगा। उसके लिए कसौटी और विधियों का भी ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले जो थे हमारे दादा भाई नेहरू जी, वो एक तो लिखे थे पोवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी बुक है। उन्होंने ही पहले ही निर्धनता का व्याख्या किया था। उन्हें जेल में कैदी थे तो उनके भोजन का बाजार की कीमतों में मूल्यांकन कर उन्होंने आकलन किया था। एक निर्धनता का प्रकार देखते हैं। एक होता है चिरकालिक निर्धन, एक होता है अल्पकालिक निर्धन और एक होता है गैर निर्धन। तो चिरकालिक निर्धन में आते हैं सदैव निर्धन और सामान्य निर्धन। चक्रीय निर्धन और अनियमित निर्धन में आते हैं अल्पकालिक निर्धन, और कभी भी निर्धन में आते हैं गैर निर्धन। और वो बहुत कम होता है शेष आधे। वो जो उन्होंने अनुमान लगाया था उनका था 3/4 सूत्र की रचना किया था उन्होंने, दादा भाई नेहरू जी। किसने किया था बच्चों? दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, अब पढ़ते हैं। जनसंख्या के इन 3 खंडों के उपभोग के भारित औसत को औसत निर्धनता रेखा का मान माना गया था।
यह जेल के वयस्कों की निर्वाह लागत का 3/4 अंश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निर्धनता जनानुपात के आकलन में कई प्रयास हुए हैं। योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग 2017 में नीति आयोग का 2015 में ही नीति आयोग का निर्माण हो गया। 2014 में प्लानिंग कमीशन खत्म होने के बाद नीति आयोग आया और इस कार्य के लिए 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था और 1979 में एक प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमानन कार्यबल गठित किया गया था। एक विशेषज्ञ दल का गठन इसी कार्य के लिए 1989 और 2005 में भी किया गया था। मतलब कोई इसे गठन किया गया था। और 1989 और 2005 में भी किया गया। योजना आयोग के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी प्रक्रियाओं के प्रयास किए। निर्धनता को परिभाषित करने की दृष्टि से हम जनसंख्या को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक है निर्धन तथा एक गैर निर्धन। और निर्धनता रेखा इन दोनों वर्गों को अलग अलग करती है। यद्यपि निर्धन कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णतः निर्धन, मतलब पूरी तरह से निर्धन ही है। एक होता है बहुत निर्धन और एक होता है निर्धन। इस प्रकार गैर निर्धन वर्ग में भी कई उपवर्ग होते हैं। एक होता है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास कहते हैं ना, मिडिल क्लास। एक होता है हाई मिडिल क्लास, मतलब अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्य वर्ग होता है। मिडिल क्लास में आप भी देखे होंगे कोई मतलब थोड़ा हाई होते हैं, वो उच्च मध्य वर्ग में आते हैं। और धनी भी में भी 2 टाइप के आते हैं, एक धनी आते हैं, एक बहुधनी आते हैं, एक बहुलखपति आते हैं, करोड़पति आते हैं, एक मिलियनर आते हैं, एक बिलियनर आते हैं। निर्धनता का वर्गीकरण। निर्धनता के वर्गीकरण की भी कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार तो हम सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में भेद कर सकते हैं। इस सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिसके पास कभी कभी कुछ धन आ भी जाता है। जो सामान्यतः निर्धन होते हैं उनमें वे व्यक्ति आते हैं मतलब जिनके पास कुछ धन आ भी जाता है, उदाहरणतः अनियमित मजदूर। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन कहते हैं। सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन को मिलाकर चिरकालिक निर्धन कहेंगे। और निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच भी झूलता रहता है। उदाहरण छोटे किसान और मौसमी मजदूर तथा यादा कदा निर्धन जो अधिकांश समय धनी रहते। यादा कदा निर्धन मतलब अधिकांश समय धनी रहे और कभी जैसे बिजनेस कर रहे हैं और कोविड आ गया तो कोविड में दुकान ठप हो गया तो गरीब निर्धन हो गए कि नहीं, वैसे ही अब यादा कदा निर्धन। परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता, उन्हें अल्पकालिक निर्धन कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कभी निर्धन नहीं होते उन्हें गैर निर्धन कहते हैं। अभी देखे थे ना, गैर निर्धन में उपवर्ग था, मध्यम वर्ग, उप मध्यम वर्ग। अब देखते हैं निर्धनता रेखा। आइए हम इसका परीक्षण करें। निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित होती है। निर्धनता मापन की कई विधियां होती है। एक विधि तो होती है कैलोरी के हिसाब से, मतलब आप कितना भोजन ग्रहण करते हैं, कितना कैलोरी भोजन ग्रहण करते हैं उनके हिसाब से। एक होता है आय के हिसाब से, आपको कितना आमदनी हो रहा है। तो कैलोरी के हिसाब से करते हैं। 2400 कैलोरी ग्रामीण लोगों के लिए और 2100 कैलोरी शहरी लोगों के लिए। जो न्यूनतम उपभोग करता है उनको इस गरीबी मतलब इनके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। और इस वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह परिभाषित किया गया। मतलब उपभोग के हिसाब में आप कितना खर्च करते हैं। तो गाँव में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह रुपये खर्च करते हैं तो आप निर्धन नहीं हैं, उससे नीचे हैं तो निर्धन है। यद्यपि हमारी सरकार निर्धन परिवारों के पहचाने के लिए मासिक प्रतिव्यय उपभोग व्यय MPCE को परिवार की आय का घोतक के रूप में प्रयोग करती है। पर क्या आप इस विधि को देश में निर्धन परिवारों की पहचान का उपयुक्त तरीका मानेंगे? आपसे पूछ रहे हैं, वो सरकार जो करते हैं उसे आप मान सकेंगे अच्छी विधि? निर्धनों को एक वर्ग में मान लेते हैं और मतलब सबको एक ही वर्ग में मान लेते हैं
और कोई अंतर नहीं करता। यह विधि भी मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर व्यय और आय के प्रतीक मानती है। पर अर्थशास्त्री जो होते हैं इस पर आपत्ति जताते हैं से ये अच्छा तरीका नहीं है। सबको एक वर्ग में मान लिए, सबको निर्धन मान लिए और आय और कुछ उपभोग की वस्तुओं पर निर्धनता की परिभाषा निकाले। तो देखते हैं अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हम लोग को क्या करना है, पढ़ना ही तो है ना। और निर्धनता निवारण के लिए हम लोग को भी नीतियाँ बनानी है। इसे सरकार की सहायता के पात्र व्यक्तियों को समूचे समूह का निर्धारण तो हो जाता है, पर उसकी पहचान नहीं हो पाती। सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों की पहचान तो नहीं हो पाती, लेकिन हम नहीं सुनिश्चित कर पाते कि सबसे ज़्यादा निर्धन कौन है। आय और संपत्ति स्वामित्व के अतिरिक्त भी और भी कारक होते हैं। सिर्फ आय ही सब कुछ नहीं होता, और भी कारक होते हैं। बोलते हैं ना सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसी तरह निर्धनता निवारण के लिए सिर्फ आय ही सब कुछ नहीं होता, और भी ऐसे कारक होते हैं जैसे बुनियादी शिक्षा न मिलना, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलना, शुद्ध पेय जल नहीं मिलना, स्वच्छता आदि की सुलभता न हो, उसको भी हम निर्धन वर्ग में मान सकते हैं। सिर्फ आय से आकलन नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ मौजूद होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता। वर्तमान में निर्धनता रेखा का निवारण करने वाला तंत्र भी सामाजिक कारकों पर ही ध्यान नहीं देता, जो निर्धनता को जन्म देकर इसे निरंतर बनाए रखता है। जो निर्धनता निर्धारण करते हैं वो भी सामाजिक कारक पर ध्यान नहीं देते, वो बता रहे हैं। जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अभाव। निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय तो मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। मतलब सबका सुधार, सर्वांगीण मतलब सबका सुधार होना चाहिए। और मनुष्य बन सकता है, क्या कर सकता है, अर्थात अधिक स्वस्थ, सुपोषित और ज्ञान संपन्न हो, सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सके। सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसर, राजनीतिक तक पहुँच हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से विकास का अर्थ होगा व्यक्ति के क्रम पथ की बाधाओं का निवारण। क्रम पथ जो आगे बढ़ने से रोकती है तो उनमें निवारण हो पाएगा, जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनहीनता। नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव आदि से मुक्ति दिलाना। यद्यपि हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि का उच्च दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और 1990 के दशक में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से निर्धनता के स्तर में काफ़ी कमी आई है। जो 1991 में जो नीतियाँ बनाई हुई थी, तो सरकार कहते हैं उन नीतियों के कारण कृषि में समृद्धि हुआ है, उच्च दर GDP की बढ़ोतरी हुई है, रोजगार की अवसर बढ़ा है, तो कुछ सुधार हुआ है। किंतु अनेक अर्थशास्त्री है जो सरकार के दावों पर संदेह करते हैं। जिस प्रकार आंकड़े एकत्र किया जाते हैं, जिन वस्तुओं को उपभोग समूह टोकरी में शामिल किया जाता है, निर्धनता के आकलन की कार्यविधि और निर्धनों की संख्या में भी मतलब आकलन में भी हेरा फेरी कर दी जाती है। मतलब सटीक आकलन नहीं दिखाया जाता, उस पर अर्थशास्त्री संदेह लेते हैं। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने का प्रयास किए हैं। इनमें से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक निकाला था। उन्होंने सेन सूचकांक का नाम दिया जाता है। किसने सूचकांक निकाला था? तो अमर्त्य सेन सूचकांक कहते हैं। और इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक और वर्गीकृत निर्धनता अंतराल उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है। इनके विषयों में आपकी कक्षाओं में विस्तार से जान पाएंगे। जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा के नीचे का जनानुपात द्वारा किया जाता है तो हम उस व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। मतलब निर्धनता का अनुमान हम कैसे करते हैं? तो निर्धनता की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा के नीचे का जनानुपात द्वारा कहते हैं। मतलब व्यक्ति को गणना करके, तो व्यक्ति गणना अनुपात विधि उसे कहते हैं। आप संभवतः भारत में सबसे निर्धनों की कुल संख्या जानना चाहेंगे। वे मतलब हम भी उत्सुक है, आप भी उत्सुक है, उनकी संख्या कितनी है, वे कहाँ रहते हैं और पिछले वर्षों में उनकी संख्या के अनुपात में कमी आई है या नहीं, वे तो हम लोग जानेंगे ना। तो इस प्रकार तुलना सामान्यता अनुपातों और प्रतिशतों के रूप में करते हैं।
तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों और विभिन्न प्रांतों में भी समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े नीति आयोग उपलब्ध कराते हैं। जो नीति आयोग है ना, वो निर्धनता की आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन अब NSSO नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निर्धनता की आंकड़ा उपलब्ध कराते हैं। अब ना उस NSSO का नाम बदलकर NSO रखा गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो अब उपलब्ध कराते हैं। एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें 1973 से 2012 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या और जनसंख्या में उनका अनुपात दर्शाया गया है। वर्ष 1973-74 में 320 मिलियन अधिक व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे थे। 320 मिलियन 1973-74 में, और 2011-12 में यह संख्या कम होकर 220 मिलियन रह गई। 1973-74 में 320, 2011-12 में 270। अनुपातिक दृष्टि से 1973-74 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा के नीचे था। यह अनुपात वर्ष 2011-12 में यह अनुपात 2011-12 में 22% रह गया। 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे। ज़्यादा निर्धन जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में थे। तो 1973-74 में 80% जो जनसंख्या थी वो गाँवों में बसी हुई थी, और 2011-12 में भी ये नहीं बदली स्थिति। इसका अर्थ है कि भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गाँवों में ही बसे हैं। 3/4 मतलब 100 है तो उसमें 75 लोग गाँव में बसे हुए हैं। और इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता अब एक बड़ी समस्या बनी हुई है, उसका निवारण करना आवश्यक है। अब गाँवों से लोग पलायन करके शहरों में आ गए हैं, या ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो 2010 के दशक के आरंभ में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है, मतलब 2000 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या में कमी आई है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी है। वैसे ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धनता का संख्या अनुपात निरंतर कम हुआ है, पहले से कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1973 और 2012 की अवधि में निर्धनों की संख्या व अनुपात दोनों कम हुए हैं, किंतु इन दोनों परिमाणों की गिरावट का स्वरूप बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है। देश में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या की तुलना में यह अनुपात बहुत धीमी गति से नीचे आ रहा है। कमी तो आई है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। यदि आप यह भी देखेंगे कि जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की संख्याओं का अंतर बिल्कुल कम नहीं हुआ है, वहीं अनुपात में अंतर 1993 और 94 में तक निरंतर पूर्ववत बना रहा, और 2011-12 में यह बढ़ गया। गरीबी में राज्य स्तर के रुझान चार्ट 4.4 में दिखाए गए हैं, मतलब वो हम लोग पढ़ने के बाद चार्ट देख लेंगे एक बार। ओके, चार्ट में 2 पंक्तियाँ राष्ट्रीय गरीबी के स्तर का संकेत करती है। नीचे से पहली पंक्ति 2011-12 के दौरान गरीबी के स्तर का संकेत है, और दूसरी पंक्ति वर्ष 1973-74। इसका मतलब यह है कि 1973 और 2012 के दौरान भारत में गरीबों का अनुपात 55 से 22 आ गया है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा 1973-74 में गरीबों का एक बड़ा वर्ग 6 राज्यों में था। तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा था। और 1973 से 2012 के दौरान कई भारतीय राज्यों ने काफ़ी हद तक सुधार किया है। फिर भी अभी 4 राज्य ऐसे हैं जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश अभी भी राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी बेहतर गरीबी को निवारण कम किया है, वो लोग कम किया है। और बिहार, MP, ओडिशा, UP में अभी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सुधार किए हैं। फिर निर्धनता आखिर होती क्यों है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमें निर्धनता की ओर ले जाती है? तो देखते हैं। समग्र निर्धनता व्यक्तिक निर्धनता के योग्य है, मतलब
जो है कुल निर्धनता है वो प्रत्येक व्यक्ति का योग ही है। तो निर्धनता की व्याख्या अर्थव्यवस्था में व्याप्त इन समस्याओं के कारण भी हो सकती है। निम्न पूंजी निर्माण, पैसों की कमी, आधारिक संरचना का अभाव, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव, ये सब के कारण निर्धनता आती है। पहला फैक्टर है निम्न पूंजी, मांग का अभाव, अधिक जनसंख्या दबाव, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, इनके कारण निर्धनता आती है। कितने फैक्टर है? 4-5 फैक्टर। पूंजी, आधारिक संरचना, मांग, जनसंख्या, सामाजिक कल्याण। आपने पहले अध्याय में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा, हम लोग पढ़े थे ना ब्रिटिश शासन के बारे में, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख लीजिएगा वीडियो। वैसे तो शासन व्यवस्था के प्रभाव के विषय में अभी भी विवाद चल रहा है, पर भारत की अर्थव्यवस्था और जन सामान्य के जीवन स्तर पर उसके बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े। अंग्रेजी राज के समय बहुत स्तर पर विऔद्योगीकरण हुआ, मतलब औद्योगिकरण नहीं हुआ और घटता ही गया, विऔद्योगीकरण हुआ। और इंग्लैंड में लंकाशायर विनिर्मित सूती कपड़े के आयात ने काफ़ी मात्रा में स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर दिया। वहाँ से निर्यात के कारण यहाँ के लोगों की रोजगार भी गई और उद्योग भी नष्ट हो गए। अंग्रेजी राज की अवधि में 70% से अधिक लोग भारतीय कृषि पर आश्रित। हम लोग पढ़े थे ना पहले अध्याय में, 75% लोग थे जो ग्रामीण कृषि में लगे हुए थे। उन लोगों के पास रोजगार की दूसरी अवसर ही नहीं थी, तो कृषि में ही लगे रहते थे। और उस क्षेत्रों में जीवन निर्वाह पर अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी नीतियों ने ग्रामीण करों के भारों में भी अधिक कर दिया था, मतलब उन लोग का टैक्स वसूलना ज़्यादा कर दिया था। और जो महाजन, जो भूस्वामी होते थे, वो लोग भी शोषण करते थे। ब्रिटिश राज में खाद्यान्न का भी यहाँ से निर्यात होता था, और जिसके परिणाम स्वरूप 1875 से 1900 में की अवधि में अकाल से 260 लाख व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वाह क्या बात है! 1875 से 1900 की अवधि में 260 लाख व्यक्ति की मृत्यु हो गई अकाल के कारण। भारत में अंग्रेजी राज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन्हें भारत में अपनी अकाल का आशय ऐसी स्थिति से होता है जिसमें मतलब भूखमरी, प्राकृतिक घटनाओं, समाज अभाव से होता है, मतलब हर चीज़ का अभाव होता है अकाल में। तो सरकार, ब्रिटिश राज की ऐसी नीतियाँ ही थी जो यहाँ पर बार बार अकाल आती थी। हालांकि अकाल तो हमारे यहाँ इतिहासों में भी आती रही है, आपने पढ़ा होगा। अगर मुगल साम्राज्य तो नहीं, हर युग में अकाल आती रही है। एक बार अकाल का जिक्र हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, लेकिन हर अपने यहाँ पर आए तो अपनी अपनी वो लोग निवारण कर लिए। लेकिन इतनी ज़्यादा अकाल जो ब्रिटिश काल के दौरान है, वो मतलब वो एकदम अविश्वसनीय ही है। और निवारण के लिए वो लोग क्या क्या कदम उठाए हुए थे, वो लोग हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बाद। और अंग्रेजी साम्राज्यवादी सेनाओं के लिए मानव शक्ति प्रदान करता रहे। यहाँ पर वो लोग बाजार चाहते थे और यहीं से संसाधनों का उपयोग कर वो अपने माल बनाते थे। और फिर कितने लोग अकाल और भूख के कारण मर भी गए। 1857-58 में जो स्थानीय लोगों ने हटाने, किसान पर भारी कर थोपने और अन्य आक्रोशों ने सिपाहियों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह ले लिया था। 1857 की क्रांति अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हमको तो बहुत मज़ा आता है क्रांति पढ़ने में, कितना भी पढ़ लूँ मन मतलब कभी उबता ही नहीं है। आप लोग भी पढ़िएगा उस समय किस तरह सिपाही विद्रोह हुआ था। आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की जीविका का मुख्य आधार है। गाँव में अधिकांश लोगों की जीविका होती है वो कृषि पे ही चलती है, और भूमि उनकी प्राथमिक परिसंपत्ति है। भूमि की स्वामित्व को ही भौतिक समानता का प्रमुख निर्धारक माना जाता है, और कहा जाता है कि जिसके पास जमीन है वही जीवन स्तर सुधारने में समर्थ हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि के पुनर्वितरण के प्रयास किए हैं। मतलब जब स्वतंत्रता हुआ उस समय बहुत सी असमानताएं ज़मीन में थी, हर चीज़ में असमानताएं थी। हालांकि असमानताएं तो अब भी है, अभी नहीं कह सकते कि हाँ असमानताएं ख़त्म हो गई थी। लेकिन जो ब्रिटिश राज के समय जो नीतियाँ बनाई थी उन्होंने, तो उसमें असमानताएं बहुत बड़ी थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने असमानताओं को ख़त्म करने के लिए एक भूमिहीनों के बीच में बांटने के लिए भूमि पुनर्वितरण का कानून लाया था। और उसमें भूमि पर मजदूरों के रूप में कार्य जो करते थे उनको
भूमि देने का प्रयास किया गया, किंतु इन प्रयासों को सीमित ही सफलता मिली। मतलब हम लोग पहले अध्याय में पढ़े किस तरह जो महाजन थे केस चला, जिसके कारण पहले ना हम लोगों को जो दिया हुआ है अधिकार, तो उसमें संपत्ति का भी अधिकार शामिल था। तो संपत्ति के अधिकार के कारण एक कानून का विद्रोह हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस, तो उसमें ना संपत्ति के अधिकार को हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो भूमि को पुनर्वितरण किया गया कि भूमिहीन कृषकों को, और उनके पास भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए धन और योग्यता का अभाव था और जोतों का आकार व्यवहारिक रूप से बहुत छोटा होता था। तो उनके पास भूमि भी नहीं थी, तो पुनर्वितरण की नीति लानी पड़ी और अधिकांश जोतों का विखंडन हो रहा है। इन छोटी छोटी जोतों से प्राप्त आय से परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं भी, छोटी छोटी जोत हो बट रही है लेकिन कोई काम का नहीं हो रहा है। तो आपने सुना होगा कि कृषि और अन्य घरेलू आवश्यकताओं हेतु ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण किसान आज भी किसान की आत्महत्या प्रमुख समस्या बन के खड़ी हुई है, क्योंकि उनकी फसलें सूखे यहाँ की अधिकांश जो कृषि होती है ना मानसून पर होती है, और अधिकांश किसान जो होते हैं बहुत गरीब होते हैं और अच्छी तरह से नहीं कर पाते। कभी मानसून धोखा देती है, तो कभी जानवरों से, तो कभी किसी चीज़ से फसल उत्पादन बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। बहुत से छोटे किसान भी है, उनकी भूमि आमतौर पर कम उपजाऊ और वर्षा पर निर्भर होती है। उनका जीवन निर्वाह फसलों और कभी कभी पशुधन पर निर्धन होती है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में कृषि के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता धीरे धीरे, जो मतलब इतना ना जनसंख्या बढ़ रहा है तो लोगों का बंटवारा हो जा रहा है, भूमि का बंटवारा, जिसके कारण जोत कम हो रही है, उस पर उत्पादकता कम हो जा रही है। सूखे, महामारी, ये टिड्डियों की हमला, मानसून के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश सदस्य उभरते हुए रोजगार के अवसर में इसलिए भागीदारी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास उसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की अभाव की कमी होती है, कुछ जानकारी नहीं होती है। और जो शहरी निर्धन होते हैं, जिन्हें रोजगार और जीविकोपार्जन करने के लिए शहर में प्रवासन करके आए हुए होते हैं। औद्योगिकरण इन सबको काम दे पाने में विफल रहा है। बेरोजगार है, अनियमित मजदूर है, जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। ये अनियमित मजदूर समाज के बहुत दयनीय सदस्य है, क्योंकि इनके पास रोजगार, सुरक्षा, परिसंपत्तियां, वांछित कार्य कौशल, पर्याप्त अवसर निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते। अंतर्निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप भी हो रहा होता है। बेरोजगारी, अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना आदि शहरी और ग्रामीण मजदूरों को ऋण लेने को, मतलब बेरोजगारी, बहुत सारी समस्या हो जाती है जिसके कारण ऋण लेना उनकी विवश हो जाते हैं। ऋणग्रस्तता निर्धनता का महत्वपूर्ण कारक है। खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं के दाम विलासिता की वस्तुओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी भी महंगाई कितनी चरम पर पहुंच गई है और निम्न आय वर्गों के लिए कठिनाई या भाव बढ़ जाते हैं। परिसंपत्तियों के वितरण, किसी के कोई लोग इतने धनी हैं और कोई लोग गरीब इतने हैं, तो लोग वितरण भी अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, असमानताएं बनी हुई हैं। जीवित रहने के लिए उनके पास केवल अपना श्रम है। भारत में निर्धन धनी के बीच भी खाई निरंतर विस्तृत होती जा रही है। निर्धनता देश के समक्ष एक ऐसी बहुआयामी चुनौती है जिसका युद्ध स्तर पर सामना करने की आवश्यकता है। मतलब एक ऐसी चुनौती है, जैसे हम लोग युद्ध स्तर पर तैयारी के लिए इतने युद्ध पोत खरीदते हैं, उस तरह हमें निर्धनता को निवारण के लिए युद्ध स्तर जैसा ही तैयारी करना होगा। अब देखते हैं निर्धनता निवारण हम लोग कैसी नीतियाँ बनाएंगे, आगे बनाएंगे ना हम लोग बच्चों मित्रों, बनाएंगे ना। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक न्याय को सरकार का विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1991 और 56 के बीच और वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतः प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति और अवसरों की असमानताएं से होता है।
निर्धनता कैसे आय, संपत्ति, अवसर की असमानताएं हो सकती है। दूसरी योजनाओं में 1956 से 51 में भी यही कहा गया। आर्थिक विकास के अधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुँचाने चाहिए। प्रायः सभी नीतिक निर्देशक जो बना उसमें सबसे पहले निर्धनता को पहले रखा गया। सरकार की निर्धनता निवारण पहला लक्ष्य रखा जाता था। त्रिआयामी नीतियाँ बनाई गई। पहले समृद्धि आधारित रणनीति। इससे आशा है कि आर्थिक समृद्धि जैसे में आय बढ़े, यानी कि पूंजी बढ़े, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो, समाज के सभी वर्गों तक बात पहुंचाया जा सके। उनकी धीरे धीरे 1950-1960 के दशक में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही माना जा रहा था। औद्योगिक विकास और क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए यह रोजगार के अवसर को उपलब्ध किया गया। हम लोग पढ़े थे अध्याय 2-3 में समृद्धि और कृषि उद्योग क्षेत्रों में भी सर्वांगीण वृद्धि प्रभावशाली नहीं रही। मतलब सभी क्षेत्रों में जो किए हम लोग नीतियाँ बनाए उसमें प्रभावशाली उतनी नहीं रही जितना हम लोगों ने सोचा। हरित क्रांति हुआ, उससे किसानों के बीच फासला और भी बढ़ा दिया। बड़े किसान छोटे किसान में असमानताएं हो गई। अर्थशास्त्री आर्थिक समृद्धि के कारण किसानों को नहीं पहुंच पाए। फिर निर्धनता के विकास के विकल्पों के क्रम में नीति निर्धारकों की लगातार परिसंपत्तियां और कार्य सृजन से निर्धनता के रोजगार बढ़ा सकते हैं। ऐसा विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम से के माध्यम से किया जाता है। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना से में भी यही भी कहा गया है और 1970 के दशक तक चलाया गया। काम के बदले अनाज। 1970 और के दशक में काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। इस दिशा में चल रहे 1970 के दशक में बना था काम के बदले अनाज। गरीबी निवारण के लिए, निर्धनता निवारण के लिए सरकार की हर नीतियाँ बनाई गई, जिसमें 1970 के दशक में काम के बदले अनाज रणनीतियाँ अपनाई गई थी। इस दिशा में चल रहे अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास दृष्टि पर आधारित है। अब स्वरोजगार तथा मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम माना जाता है। अभी हमें निर्धनता निवारण करना पड़ेगा तो सबको आत्मनिर्भर बनाना होगा। जैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है उसी तरह हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना होगा। इसी तरह स्वरोजगार से निर्धनता निवारण हो पाएगा। एक और कार्यक्रम था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, रीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और एक और है प्रधानमंत्री की ग्रामीण रोजगार योजना और एक है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। 3 योजनाएं हम लोग 4 योजनाएं पढ़ लिए। एक था काम के बदले अनाज योजना 1970, फिर है ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण रोजगार सृजन योजना REGP, और एक है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, एक है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मतलब 3-4 योजनाएं हैं। और पहले कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का सृजन था। इनमें खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। गाँव में स्वरोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए एक ग्रामीण खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना के माध्यम से किया गया। और छोटे उद्योगों को लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग परिवारों को तथा शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बैंकों से ऋण ले सकते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, मजदूरों के रोजगार का अधिक अवसर सृजन करना। एक और है राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन और एक और है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। एक है पहले से स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारों को और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। 1990 के दशक में इस नीति पहले पैसा दिया जाता था। 1990 के दशक में नीति को बदलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया जाता है। स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे उद्योग के लिए सहायता ऋण दिया जाता है और वैसे सबको रोजगार उपलब्ध किया जाता है। एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऐसा ही एक कार्यक्रम है। इसी तरह एक और कार्यक्रम है शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना। यह योजना अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के रूप में जानी जाती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए मजदूरी पर रोजगार के सृजन के लिए भी सरकार के पास अत्यंत कार्यक्रम है। अगस्त 2005 में एक विधेयक के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ और उसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और 15 दिन आपको रोजगार नहीं मिले तो उसके लिए सरकार रोजगार भत्ता भी देती है। तीसरा आयाम है सबको आधारित ना अगले वाले वीडियो में हम बनाकर डालेंगे। थोड़ी सी चैप्टर बात की है, अभी हमारी थोड़ी सी खांसी स्टार्ट हो रही थोड़ी सी है, 15-20 मिनट की वीडियो आज ही बनाकर डालेंगे।